नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। इस बुलेटिन में हम आपको रूबरू करवाते हैं दुनिया भर की हलचल से, साथ ही दिन की दो बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर हम अपने विशेषज्ञ से बातचीत भी करते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपको दिखाते हैं अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां। इजराइल ने गाजा के उत्तरी इलाके में हमले किए तेज, हमास के कई आतंकियों को मार गिराने का दावा। अमेरिका ने हमले को बताया भयानक। गाजा में सहायता और खाद्य आपूर्ति में आई सबसे ज्यादा कमी। अमेरिका में नए राष्ट्रपति के चुनाव के लिए मुकाबला हुआ दिलचस्प। ताजा सर्वे के मुताबिक कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के बीच कड़ी टक्कर। राष्ट्रपति बाइडेन ने ट्रंप के समर्थकों को बताया कचड़ा। ट्रंप ने की बयान की निंदा। ब्रिटेन की वित्त मंत्री रेचल रीव्स ने की 3 दशकों में सबसे बड़ी कर वृद्धि की घोषणा। करों में प्रतिवर्ष 40 बिलियन पाउंड की वृद्धि की घोषणा। सार्वजनिक सेवाओं को बर्बाद करने का कंजर्वेटिव पार्टी पर लगाया आरोप। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग पर लगाया फांसीवादी मानसिकता का आरोप। कहा, देश की राजनीति में हसीना की पार्टी के लिए नहीं है कोई जगह। खालिदा जिया के खिलाफ 11 आपराधिक मामले किए गए खत्म। स्पेन में मूसलाधार बारिश के कारण आई बाढ़ ने लोगों को किया बेहाल। 60 से अधिक की मौत हो गई। राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी। प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज स्थिति पर रख रहे हैं नजर। और आइए सबसे पहले बात करते हैं बांग्लादेश की। बांग्लादेश में हालात काफ़ी ख़राब हैं। अंतरिम सरकार बदले की नीयत से कार्रवाई कर रही है। शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग को देश में अपना अस्तित्व बचाने के लिए लगातार संघर्ष करना पड़ रहा है। अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग पर फांसीवादी मानसिकता का आरोप लगाया। उन्होंने बड़ा बयान देते हुए कहा, बांग्लादेश की राजनीति में हसीना की फांसीवादी पार्टी के लिए कोई जगह नहीं है। देशव्यापी विरोध प्रदर्शन के बाद बांग्लादेश के सियासी घटनाक्रम में पूरी तरह से बदलाव आ गया है। जहां अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना को देश छोड़ना पड़ा, वहीं मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ, जिसके बाद शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग को देश में अपना अस्तित्व बचाने के लिए लगातार संघर्ष करना पड़ रहा है। इसी कड़ी में अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने ब्रिटेन के एक समाचार पत्र को दिए गए इंटरव्यू में अपनी मंशा जग जाहिर कर दी है। मोहम्मद यूनुस ने शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग पर फांसीवादी मानसिकता का आरोप लगाया। उन्होंने बड़ा बयान देते हुए कहा, बांग्लादेश की राजनीति में हसीना की फांसीवादी पार्टी के लिए कोई जगह नहीं है। उन्होंने आवामी लीग सरकार की आलोचना करते हुए कहा, शेख हसीना ने जनता, प्रशासन, कानून व्यवस्था और अपने हितों को बढ़ाने के लिए संस्थानों को नियंत्रित किया। मोहम्मद यूनुस ने कहा कि चुनावों में आवामी लीग के हिस्सा लेने का फैसला राजनीतिक दलों की सर्वसम्मति से ही लिया जाएगा। इस बीच यूनुस ने बताया कि अंतरिम सरकार भारत से शेख हसीना के प्रत्यर्पण की तत्काल मांग नहीं करेगी। यूनुस ने कहा कि उनकी सरकार देश के अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण द्वारा फैसला आने के बाद शेख हसीना की वापसी की मांग करेगी, जिसने उनके और 45 अन्य लोगों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। दूसरी तरफ अंतरिम सरकार के गठन के बाद बीएनपी की अध्यक्ष खालिदा जिया को लगातार राहत मिलती दिख रही है।
ढाका हाई कोर्ट ने खालिदा जिया के खिलाफ दायर 11 आपराधिक मामलों को खत्म करने का फैसला किया है। इन मामलों में खालिदा जिया के खिलाफ राजद्रोह का मामला भी था, जिसे रद्द कर दिया गया है। गौरतलब है कि शेख हसीना सरकार के कार्यकाल के दौरान खालिदा के खिलाफ 2015 में अलग अलग समय पर ढाका के विभिन्न थानों में आगजनी, हिंसा और राजद्रोह के मामले दर्ज किए गए थे। शेख हसीना सरकार के पतन के बाद खालिदा जिया की कानूनी उलझनें और चुनौतियां काफी हद तक कम हुई हैं। 5 अगस्त को तख्ता पलट के अगले दिन राष्ट्रपति ने खालिदा जिया की रिहाई का आदेश दिया। वे कई मामलों में दोषी ठहराए जाने के बाद से नजरबंद थी। हर्षवर्धन पंत हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं ओआरएफ के, विदेशी मामलों के जानकार हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। हर्षवर्धन जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में आपका। सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि बांग्लादेश में जिस तरह के हालात बने हुए हैं, जो अंतरिम सरकार बनी थी उससे ये आशा की जाती थी कि वो तटस्थ रह करके कार्य करे, लेकिन वहाँ पर जिस तरह से बदले की भावना से कार्य हो रहे हैं और शेख हसीना तो देश छोड़कर आ गई हैं, लेकिन वहाँ पर उनकी पार्टी के जो लोग हैं, उनकी पार्टी के खिलाफ, उनकी पार्टी से जुड़े हुए छात्र संगठनों के खिलाफ जिस तरह से कार्रवाई चल रही है, क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, ये बड़ा एक अनडेमोक्रेटिक जो इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क बनता नजर आ रहा है वहाँ पर, कि जो पार्टी जिसने 15 साल सत्ता संभाली, उसके बाद जो भी उसके खिलाफ चैलेंजेस हों, जो भी उसके खिलाफ आरोप हों, आप उतनी बड़ी पार्टी को, उतने बड़े पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन को मार्जिनलाइज करने की जो कोशिश लगातार की जा रही है, उससे बांग्लादेश के लिए एक बड़ा संकट आगे आने वाले समय में खड़ा हो सकता है। क्योंकि आवामी लीग बांग्लादेश की एक बहुत महत्वपूर्ण पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन रही है और आवामी लीग के जो रोल रहा है, चाहे वो उसके बांग्लादेश के इंडिपेंडेंस के इमीडिएट बाद हो या पिछले कुछ दशकों में हो, जहां पर उसने एक नए बांग्लादेश के निर्माण की कोशिश करी, वो उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। और उसके समर्थन में जो भी वहां पर जो एक सेंटिमेंट है, उसको भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। वो ऊपर नीचे हो सकता है राजनीति में, कुछ चैलेंजेस आवामी लीग या शेख हसीना के से जो लोग प्रभावित रहे हैं, उनके मन में भावना हो सकती है, लेकिन ये कहना कि आवामी लीग का कोई रोल बांग्लादेश पॉलिटिक्स में नहीं होगा और आवामी लीग को एक फासीवादी पार्टी करार देना बगैर किसी ब्रॉडर एक सोसाइटल या पॉलिटिकल चर्न के, ये मुझे लगता है अपने आप में बांग्लादेश के लिए एक बड़ी चुनौती आगे आने वाले समय में खड़ी कर सकता है। और जिसका आपकी रिपोर्ट ने भी जिक्र किया कि एक तरफ जहां आवामी लीग को लगातार मार्जिनलाइज करने की कोशिश की जा रही है, ये कहा जा रहा है कि वो फासीवादी पार्टी है, इसलिए उसको ना चुनावों में आने की कोई संभावना है, ना उसको हम पॉलिटिकल स्टेटस देंगे। दूसरी तरफ बीएनपी को या बीएनपी के जो नेता जो अभी तक कटघरे में थे, उनके खिलाफ एक के बाद एक जो मामले हैं वो रफा दफा किए जा रहे हैं। तो ये मुझे लगता है अपने आप में एक अगर एक न्यूट्रल ऑब्जर्वर के तौर पर भी देखा जाए तो बड़ी एक अप्रत्याशित स्थिति बांग्लादेश में बनती नजर आ रही है। और ये सब कोई हो रहा है एक इंटरिम गवर्नमेंट के अंदर में, जिसकी अपनी डेमोक्रेटिक मैंडेट की वैलिडिटी क्या है, ये भी बड़ा सवाल है। इस तरह का जो माहौल बन रहा है, जिसमें जो बेगम खालिदा जिया की जो पार्टी है उसको काफ़ी वहाँ पर समर्थन दिया जा रहा है अंतरिम सरकार के द्वारा, बेगम खालिदा जिया के खिलाफ जो आपराधिक मामले हैं वो वापस लिए जा रहे हैं, जमात को काफ़ी समर्थन वहाँ पर मिल रहा है, कट्टरपंथ वहाँ पर बढ़ रहा है। एक ऐसा दौर था कि बांग्लादेश काफ़ी बदनाम रहता था आतंकवाद को लेकर के, लेकिन शेख हसीना जब से सत्ता में आई, ये आतंकवाद का जो दंश है इससे कहीं ना कहीं छूट पाने में उनको बहुत हद तक सफलता मिली थी। ऐसे में बांग्लादेश कहीं उसी पुराने दौर की ओर, कट्टरपंथ की ओर तो नहीं चला जाएगा? नहीं, बिल्कुल बहुत बड़ा खतरा है बांग्लादेश के लिए, भारत के लिए और पूरी जो साउथ एशिया का जो एक इन्वायरमेंट है उसके लिए, कि लोग ये भूल रहे हैं कि जब शेख हसीना आई थी 15 साल पहले, उससे पहले कितना खतरनाक माहौल बनता जा रहा था बांग्लादेश में। और वो
बीएनपी की जब सरकार थी, खालिदा जिया की सरकार थी, और जमात का उनको समर्थन प्राप्त था, वो जो एक गठबंधन था, गठजोड़ था, उसके संरक्षण में जिस तरह की एक्सट्रीमिस्ट टेंडेंसीज वहां पर पनप रही थी, उसने न सिर्फ बांग्लादेश का नुकसान किया बल्कि पूरे भारत को एक सिक्योरिटी चैलेंज दिया। भारत और बांग्लादेश के संबंध बहुत खराब रहे और पूरे जो साउथ एशिया का माहौल था, बे ऑफ बंगाल का माहौल था, जिसमें बांग्लादेश इतना इंपॉर्टेंट प्लेयर है, वहां पर बहुत बड़ी एक नेगेटिव परिस्थितियां बनती उस समय उभरी थी। तो उसके बाद शेख हसीना ने बहुत तरीके से बांग्लादेश को संभाला, और बांग्लादेश को ही नहीं संभाला, एक समय तो ऐसा आ गया था कि बांग्लादेश की आर्थिक स्थिति भारत की आर्थिक स्थिति से बढ़िया नजर आने लगी थी। उस जो इकोनॉमिक ग्रोथ थी वो ज्यादा थी। तो उस सब को नजरअंदाज करके अगर हम ये कहें कि शेख हसीना का या अवामी लीग का कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं है बांग्लादेश की ग्रोथ में, बांग्लादेश के पनपने में, तो ये मुझे लगता है अपने आप में एक अनडेमोक्रेटिक मूव है। और इसका जिसका आपने जिक्र किया कि दूसरी तरफ अगर हम ये देखें कि किस तरह से कट्टरपंथ को बढ़ावा दिया जा रहा है, किस तरह से जो पार्टीज कट्टरपंथ का समर्थन करती रही, एक्सट्रीमिस्ट टेंडेंसीज को पनपने देती रही, उनका समर्थन किया जा रहा है, तो एक खतरे की घंटी जरूर बज रही है कि ये बांग्लादेश के अंदर एक ऐसी सरकार जिसके पास खुद कोई डेमोक्रेटिक मैंडेट है नहीं, वो काफी कुछ ऐसे डिसीजंस ले रही है जिसके बहुत दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। ऐसे में अच्छा होता कि जो अंतरिम सरकार है वो कहीं ना कहीं वहाँ पर चुनाव कराने की घोषणा करती या बताती कि कब तक वो वहाँ पर चुनाव कराए, लेकिन ऐसा तो वहाँ पर हो नहीं रहा है। और साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की भी अगर हम बात करें, पश्चिमी देश काफ़ी मुखर रहते हैं, इस तरह का माहौल जिन देशों में रहता है वो कहते हैं कि आप वहाँ पर जाकर चुनाव करवाइए, लोकतांत्रिक जो वैल्यूज़ हैं उनको वहाँ पर रिस्टोर कीजिए, लेकिन यहाँ पर तो ऐसा कुछ होते हुए दिख नहीं रहा है, कोई बोल नहीं रहा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से। जी बिल्कुल, और जैसा आपने कहा, अंतरिम सरकार का जो सबसे बड़ा काम होना चाहिए था वो ये होना चाहिए था कि सारी जो वहाँ पर राजनीतिक पार्टियां हैं, सारे जो सारी विचारधाराएं हैं, उनको साथ लाते, उनको बिठाते और एक तौर पर एक रोड मैप बनाते कि बांग्लादेश का आगे क्या होना चाहिए, और चुनावों की घोषणा करते। उनका और क्या काम है, जो एक ऐसे प्रोसेस से आए हैं जिसमें कि कोई डेमोक्रेसी का तो कोई रोल नहीं रहा उनको लाने में, लेकिन वहां पर वो अपना एजेंडा इस तरह से आगे बढ़ा रहे हैं जिसमें कि एक जो बांग्लादेश की राजनीति की धुरी रही है उसको आप दरकिनार करते जा रहे हैं। और दूसरी तरफ जैसा आपने कहा कि पश्चिमी देशों का खासकर ये रवैया कि जो कुछ हो रहा है वो कितना डेमोक्रेटिक है, कितना उन मूल्यों के फेवर में, जिन मूल्यों की बात लगातार पश्चिमी देश करते रहे हैं, अगर ये किसी और कॉन्टेक्स्ट में हो रहा होता तो क्या आप चुप होते? क्या आप इस तरह की एक अनडेमोक्रेटिक मैंडेट किसी एक व्यक्ति को या एक ग्रुप ऑफ लोगों को दे देते? तो उसके बाद आप किस तरह से उसको डिफेंड करते? तो मुझे लगता है कि ये अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए भी एक बड़ा चिंता का विषय होना चाहिए कि जिस तरह से एक ऐसे ग्रुप को समर्थन दिया जा रहा है और एक ऐसी सरकार को प्रॉप अप करने की कोशिश की जा रही है जो कि न सिर्फ एंटी डेमोक्रेटिक मीन्स के तौर पर सत्ता में आई है, लेकिन जिसका बिहेवियर भी एंटी डेमोक्रेटिक नजर आ रहा है। बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिए, एक छोटा सा ब्रेक हम लेंगे, उसके बाद अमेरिका के चुनाव पर हम बातचीत करेंगे। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोकझोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। सोने की चमक और बढ़ जाती है जब वो खरा हो। अब आप कहेंगे कि ये सोना खरा है, ये मैं कैसे जानती हूँ? मैं क्या जौहरी हूँ? जी नहीं, लेकिन BIS ने इसे बहुत आसान बना दिया है। गोल्ड ज्वेलरी पर 6 अंकों वाले HUID कोड के साथ हॉलमार्किंग मैंडेटरी कर दी है। हॉलमार्क देखकर ही गोल्ड ज्वेलरी खरीदें। और हाँ, हॉलमार्क ज्वेलरी की ऑथेंटिसिटी चेक करने के लिए BIS आपके लिए लाया है BIS केयर ऐप। इसे अपने फोन में डाउनलोड कर लीजिए। जब भी गोल्ड ज्वेलरी खरीदें, BIS केयर ऐप से हॉलमार्क्ड गोल्ड ज्वेलरी की ऑथेंटिसिटी चेक करें। BIS है विश्वास का प्रतीक।
BIS, inspiring quality. ये तुम्हारा खेत नहीं, खेल का मैदान है। अकेले क्या कर लोगे? अकेले नहीं, मेरे साथ है मेरा यार, जिसके सामने हुई अड़ियल मंडूसी की भी हार तुम्हारी तरह। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिलियन, गेहूं का पहरेदार, अड़ियल मंडूसी की हार। जिंदगी की हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए आप जो सपने सजाते हैं, बस उसी उम्मीद को तो हम सहारा लगाते हैं। SIP आपकी सेविंग्स को आपकी खातिर काम पर लगाएगी। आज ही अपनी पहली SIP की शुरुआत करें। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिम के अधीन हैं। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। अमेरिका में नए राष्ट्रपति के चुनाव के लिए अब कुछ ही दिन बचे हैं। कई लोग देश में अर्ली वोटिंग भी कर चुके हैं। डेमोक्रेटिक कमला हैरिस और रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रंप के बीच कड़ी टक्कर देखी जा रही है। ताज़ा सर्वे भी काफ़ी चौंकाने वाला है। रॉयटर्स इप्सोस सर्वेक्षण के मुताबिक चुनाव के अंतिम चरण में हैरिस की ट्रंप पर बढ़त कम हो गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में अब चंद दिन ही बाकी हैं। व्हाइट हाउस की दौड़ के अंतिम चरण में डेमोक्रेटिक कमला हैरिस और रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रंप के बीच कड़ी टक्कर देखी जा रही है। दोनों प्रत्याशियों ने प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। इस बीच उपराष्ट्रपति हैरिस का समर्थन कर रहे मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ट्रंप के समर्थकों की तुलना कचरे से कर दी है। दरअसल कुछ दिन पहले ट्रंप की एक रैली में एक कॉमेडियन ने प्यूर्टो रिको की तुलना कचरे के द्वीप से की थी। इसी पर बाइडेन ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा, मैं जो एकमात्र कचरा वहां देख रहा हूं, वह उनके समर्थक हैं। वहीं पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने भी बाइडेन के बयान की निंदा की और इसे भयानक करार दिया। उन्होंने मौजूदा राष्ट्रपति की तुलना हिलेरी क्लिंटन की टिप्पणियों से की, जिसमें उन्होंने 2016 में ट्रंप के कुछ समर्थकों को घृणित कहा था। ट्रंप ने कहा, आपको हिलेरी को याद रखना होगा। उन्होंने समर्थकों को घृणित कहा था। मुझे लगता है कि कचरा इससे भी बदतर है। इस बीच आगामी 5 नवंबर को होने वाले मतदान से ताजा सर्वे चौंकाने वाला है। रॉयटर्स इप्सोस सर्वेक्षणों के मुताबिक चुनाव के अंतिम चरण में हैरिस की ट्रंप पर बढ़त कम हो गई है। ट्रंप पर हैरिस की बढ़त मात्र 1% रह गई है। कमला हैरिस को 44% और डोनाल्ड ट्रंप को 43% की मामूली बढ़त है। सर्वे के मुताबिक 26% मतदाताओं ने रोजगार और अर्थव्यवस्था को देश की सबसे बड़ी समस्या बताया। वहीं 24% लोगों ने राजनीतिक अतिवाद का हवाला दिया। इसके अलावा 18% मतदाताओं ने आव्रजन के मुद्दे को प्रमुखता दी। नीति के मामले में ट्रंप की सबसे बड़ी बढ़त आव्रजन मुद्दों पर हो सकती है, जहां उन्होंने कठोर प्रस्ताव रखे हैं, जिसमें देश में अवैध रूप से रह रहे प्रवासियों का सामूहिक निर्वासन शामिल है। हर्षवर्धन पंत हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं ORF के और विदेशी मामलों के जानकार हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे। हर्षवर्धन जी, अब अमेरिका के जो चुनाव है उसमें कुछ ही दिन रह गए हैं और वहाँ से जिस तरह की खबरें आ रही हैं, काफ़ी कड़ी टक्कर देखी जा रही है कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में। क्या कुछ लग रहा है आपको, किन मुद्दों पर ये चुनाव इस वक्त केंद्रित लग रहा है? देखिए, मुद्दे तो बहुत सारे हैं और खासकर मुझे लगता है जो ट्रंप के मुद्दे हैं, जो डोनाल्ड ट्रंप जिनको पुश कर रहे हैं, वो है राइजिंग कॉस्ट ऑफ लिविंग, इमिग्रेशन का मुद्दा है, जहां पर लोगों में एक डर है क्योंकि अगर आपकी आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं है तो अगर बाहर से लोग आ रहे हैं तो आपको लगता है कि वो आपके हिस्से के रिसोर्सेज ले रहे हैं। तो इमिग्रेशन और इकोनॉमिक जो क्राइसिस कोविड के बाद से चल रहा है अमेरिका में और कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ती जा रही है, वो मुझे लगता है ट्रंप के लिए कहीं पर एक बेस बनाया है उन्होंने। और हैरिस उसको काउंटर करने में थोड़ी सी असफल हो रही है क्योंकि कमला हैरिस बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की वाइस प्रेसिडेंट रही हैं, तो उनके लिए अपने आप को उस क्राइसिस से डिस्टेंस कर पाना मुश्किल हो रहा है क्योंकि वो भी उसी एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा थी जिसमें कि काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है कि उस जो मुद्दे अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाए वो इमिग्रेशन के या इकोनॉमिक क्राइसिस के। हैरिस के लिए
जो विमेन्स का इशू है, अबॉर्शन राइट्स का इशू है, वो बहुत बड़ा मुद्दा है। और वहाँ पर वोटर्स जो हैं वो खासकर जो फीमेल वोटर्स हैं, महिला वोटर्स हैं, वो काफ़ी चिंतित है इस बात को लेकर कि ट्रंप अगर आएंगे तो वो अबॉर्शन राइट्स का, रिप्रोडक्टिव राइट्स में पीछे जा सकते हैं। तो उसके लिए हैरिस को समर्थन वहाँ पर मिल रहा है। तो मुझे लगता है जो एक चुनाव अब इस समय ऐसी कड़ी पर आ गया है जहाँ पर दोनों ही साइड्स के जो कंसोलिडेटेड वोटर्स हैं वो इकट्ठे होते जा रहे हैं और दोनों ही साइड जो है दूसरी तरफ के वोटर्स को अट्रैक्ट करने में नाकामयाब लग रही है। तो इसीलिए जो ये 35 या 34, 44 या 43 का जो ये आंकड़ा मिल रहा है, ये मुझे लगता है अपने आप में कहानी कह रहा है कि ये जो चुनाव है ये अपने ही कोर वोटर को कौन कितना ज्यादा मोबिलाइज कर पाएगा। क्या ट्रंप कंजर्वेटिव्स को ला पाएंगे वोटिंग बूथ्स तक, या कमला हैरिस डेमोक्रेट्स को ला पाएंगी वोटिंग बूथ्स तक? अल्टीमेटली ये चुनाव उस पर निर्भर करेगा। हर्षवर्धन जी, पिछली बार हमने जब ये पिछला चुनाव जब हुआ था, जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति थे, उस वक्त पे हमने चुनाव देखा था। उस चुनाव में काफ़ी कड़ी टक्कर थी और अंत में जब नतीजे आए तो उन नतीजों को लेकर भी काफ़ी कुछ विवाद रहा। तो इस बार आप क्या कुछ देखते हैं? उस तरह के विवाद क्या इस बार नहीं आएंगे? नहीं, ये बहुत ही, मुझे लगता है बहुत विवादित चुनाव हो सकता है, क्योंकि अगर कांटे की टक्कर इसी तरह की हमको इलेक्टोरल कॉलेज में भी देखने को मिलती है तो हर सीट के लिए या हर कंस्टिट्यूएंसी के लिए कोर्ट में जाने की एक कोशिश जरूर रहेगी दोनों साइड्स की। और एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक और सर्वे आया था अभी CNN का, उसमें CNN ने उसमें लोग ये बात मान रहे हैं कि अगर ट्रंप हारते हैं तो वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे ये वर्डिक्ट। तो वो मुझे लगता है अपने आप में एक एक्सेप्टेंस लोगों में बन रही है कि ये जो चुनाव है ये बड़ा पेचीदा हो सकता है अगर एक स्पष्ट बहुमत किसी पार्टी को नहीं मिलता है। तो क्योंकि ये लीगल फिर एक चैलेंज बन जाएगा और ये लीगल चैलेंज काफी हद तक आगे भी चल सकता है, क्योंकि हमने देखा जब जॉर्ज W. बुश का मसला हुआ था 2000 में, तो वो किस तरह से सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा था। उसी सर्वे में ये भी मान रहे हैं लोग कि सुप्रीम कोर्ट की जो क्रेडिबिलिटी है वो बहुत कम हो गई है, कि लोग इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट जो है अमेरिका का वो एक इम्पार्शियल इसमें जजमेंट दे पाएगा। तो ये भी अपने आप ठीक है, वक्त कम है हमारे पास। एक अंतिम सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये हमने जो अमेरिका के घरेलू मुद्दे हैं उन पे हमने बात की कि वहाँ पर बेरोज़गारी मुद्दा है, उसके अलावा जो इकोनॉमिक वहाँ की स्थिति है वो मुद्दा है, इमिग्रेशन है, उसके अलावा गन कानून की बात करें या एबॉर्शन की बात करें, ये सब है। लेकिन इस वक्त जो अंतर्राष्ट्रीय एक परिदृश्य बना हुआ है, जिस तरह से रूस यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है, वेस्ट एशिया में जो कुछ चल रहा है, ये सब कुछ किस तरह के मुद्दे वहाँ पर राष्ट्रपति चुनाव के दौरान फर्क डालेंगे? देखिए, दोनों ही जो युद्ध चल रहे हैं वो अपनी अपनी तरफ से फर्क डाल सकते हैं, क्योंकि यूक्रेन का जो मुद्दा है वो कहीं पर लोगों को लग रहा है कि अमेरिका जो है वो क्यों यूक्रेन को समर्थन दे रहा है, जबकि अमेरिका को घर की जो समस्याएं हैं उनको सुलझाना चाहिए। तो कहीं पर एक वॉर फटीग जरूर है लोगों में, और वो ये चाह रहे हैं कि और इसीलिए हमने यूक्रेन के मुद्दे पर ट्रंप ने काफी इस बात को भुनाया है कि किस तरह से मैं आऊंगा तो मैं एक दिन में युद्ध खत्म कर सकता हूं, मेरे एक फोन कॉल से ये युद्ध खत्म हो जाएगा, इस तरह की बातें वो कर रहे हैं। और जो मिडिल ईस्ट का मुद्दा है वो भी अपने आप में बड़ा पेचीदा बना हुआ है। उसमें जो अरब अमेरिकन हैं जो कि डेमोक्रेट वोटर्स हुआ करते थे वो नाराज हैं डेमोक्रेटिक पार्टी से, और वो कमला हैरिस को पूरी तरह से समर्थन नहीं दे रहे हैं। इस बात को ट्रंप भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आज के हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन जाते जाते हम दर्शकों को छोड़ के जाते हैं दुनिया भर की कुछ अहम खबरों के साथ। नमस्कार। बुधवार को गाजा के उत्तरी इलाके में हमले तेज कर दिए हैं। सेना ने हमास के कई आतंकियों को मार गिराने का दावा किया है। वहीं संघर्ष विराम के प्रयासों में लगे अमेरिका ने हमले को भयानक करार दिया है। गाजा में राहत कर्मियों के मुताबिक संघर्ष की शुरुआत के बाद से सहायता और खाद्य आपूर्ति में सबसे ज्यादा कमी आई है। ब्रिटेन की नई वित्त मंत्री रेचल रीव्स ने अपने पहले बजट में 3 दशकों में सबसे बड़ी कर वृद्धि की घोषणा की। साथ ही उन्होंने कंजर्वेटिव पार्टी पर आरोप लगाया कि 14 साल तक सत्ता में रहने के बाद जुलाई में चुनाव हारने के बाद उन्होंने सार्वजनिक सेवाओं को बर्बाद कर दिया। रीव्स ने कहा है कि वह करों में प्रतिवर्ष 40 बिलियन पाउंड की वृद्धि करेंगी।
रूस के पूर्वी क्षेत्र में बढ़त हासिल करने के बाद यूक्रेन अपनी सेना में 1,60,000 और सैनिकों को शामिल करने की योजना बना रहा है। इधर रूस ने मंगलवार को यूक्रेन की कई सैन्य ठिकानों पर हमला कर 3 बस्तियों पर नियंत्रण कर लिया है। वहीं रूस ने यूक्रेन के शहर सेलिडोव पर भी पूरी तरह से कब्जा करने का दावा किया है। स्पेन के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में मूसलाधार बारिश के कारण आई बाढ़ में 60 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। दर्जन लोगों की लापता होने के कारण बचाव कार्य अभी भी जारी है। इस घटनाक्रम पर स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने कहा है कि वे लापता लोगों की रिपोर्ट पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। दक्षिण कोरिया ने बुधवार को सैन्य खुफिया जानकारी का हवाला देते हुए कहा है कि उत्तर कोरिया ने एक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल के लिए एक लॉन्चर तैयार कर लिया है। उनके मुताबिक उत्तर कोरिया इस मिसाइल को अमेरिकी चुनाव के आसपास लॉन्च कर सकता है। पाकिस्तान के लाहौर में घने कोहरे और वायु प्रदूषण में हो रही लगातार वृद्धि से निपटने के लिए प्रशासन ने लोगों को फेस मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। इसके अलावा प्रशासन ने बाहरी गतिविधियों पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। लाहौर की हालिया वायु गुणवत्ता सूचकांक 507 थी, जो कि दुनिया के सभी देशों में से सबसे खराब थी।